हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स का ये टॉपिक लाया हूँ कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब देखिए कि हमें क्या यहाँ पे फाइंड करना है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड कीजिए अगर यह डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट हो। तो एक बात याद रखिए, हम लोग पहले ये जानेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल का होता क्या है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है वो गौर से सीखिएगा, ठीक है। अगर देखिए जैसे मान लिया जाए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है आपका ऐसे प्रेजेंट है जो कि ना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? थीटा 1 एंगल फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और अगर इस डाइपोल को देखिए, ये एक डाइपोल का स्टिक जो है डाइपोल समझिएगा, और ये जो डाइपोल है अगर इस डाइपोल को हम फोर्स लगा करके डिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, ये थीटा 1 एंगल फॉर्म कर रहा था अभी, और अगर थीटा 1 एंगल से ना इसे डिफ्लेक्ट करके थीटा 2 एंगल तक ला दिया जाए, ठीक है ना, मतलब अगर ये डिफ्लेक्ट होकर के देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर नया पोजीशन जो है इस तरह से हो जाए ऐसे, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का नया पोजीशन है डिफ्लेक्शन के बाद का पोजीशन, ठीक है। ये प्लस क्यू चार्ज आपका यहां आ गया, ये माइनस क्यू डिफ्लेक्ट होकर के यहां आ गया, और ये अभी जो एंगल फॉर्म हुआ थीटा 1 नहीं, अब ये क्या हो गया, ये बड़ा सा एंगल थीटा 2 एंगल फॉर्म कर रहा है। तो जब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से ना एक एंगल थीटा 1 से डिफ्लेक्ट करके उसे दूसरे एंगल थीटा 2 तक ले जाया जाता है तो उस दौरान हम लोग को कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। देखिए अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्टिंग में थीटा 1 एंगल पर है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा 1 एंगल फॉर्म कर रहा है, और इसको अगर डिफ्लेक्ट करके हम लोग थीटा 2 एंगल तक ला दें तो थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक डिफ्लेक्ट करने में इलेक्ट्रिक डाइपोल को जितना वर्क हम लोग को करना पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल एक एंगल थीटा 1 पे और उसको थीटा 1 से थीटा 2 तक डिफ्लेक्ट करना है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक एंगल से दूसरे एंगल तक डिफ्लेक्ट करने में हमारे द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा ना, वही वर्क डन जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व हो जाता है। बात समझ में आया? मतलब पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एंगल थीटा 1 से दूसरे एंगल थीटा 2 तक डिफ्लेक्ट करने में जो वर्क डन किया जाता है वही वर्क डन उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व हो जाता है। तो चलिए अब हमें फाइंड करना है इसका एक्सप्रेशन। तो हम तो जान गए हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, अब एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए देखिए, तो जो मैं अभी बताया उसको मैं लैंग्वेज में यहाँ पर लिख दिया हूँ, आपको मैं समझा भी दे रहा हूँ एक बार कि द वर्क डन यूज्ड in deflecting an electric dipole from one angle theta 1 to another angle theta 2 ना conserved in the form of potential energy of dipole। मतलब किसी भी डाइपोल को ना वन एंगल थीटा 1 से अनदर एंगल थीटा 2 तक ना डिफ्लेक्ट करने में जो भी वर्क डन होता है वही वर्क डन कंजर्व हो जाता है। किस फॉर्म में? तो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। बस समझ में आया? तो चलिए भैया अब हम लोग लेट करते हैं कि ये जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मेरा इस सिचुएशन में है, मतलब
θ1 एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो जब ये θ1 एंगल फॉर्म कर रहा है तो उस समय इलेक्ट्रिक डाइपोल का कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगा ही। तो उस समय एनर्जी को हम मान लिए यू आई, पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट किया जाता है, इसलिए यू मान लिए, और आई मतलब इनिशियल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी आई, इनिशियल टाइम का पोटेंशियल एनर्जी, तो यू आई मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम यू आई मान ली। और जब कब ये है θ1 एंगल पे, ये कब का है θ1 एंगल पे है, ठीक है ना। अब चलिए, यानी इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि u θ1, ठीक है, यू आई बोलिए या इसी को u θ1 भी बोल सकते हैं। अब देखिए, अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है θ1 एंगल फॉर्म कर रहा था और θ1 से डिफ्लेक्ट करके θ2 एंगल तक ले जाइएगा तो उस समय इसका कुछ एनर्जी होगा ना। जैसे θ1 एंगल पे शुरू में एनर्जी θ1 पे कुछ था जिसको यू आई हम लोग डिनोट किए, और θ1 से डिफ्लेक्ट करके देखिए मैं डिफ्लेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, θ2 एंगल तक पहुंचेगा तो उस समय कुछ एनर्जी होगा। तो उस समय का एनर्जी को हम लोग मान लिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यू एफ, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी θ2 पे मिलेगा और उसको हम लोग लेट कर लिए यू θ2, ठीक है। तो एक बात बताइए कि जब हमारा स्टार्टिंग में θ1 एंगल पे एनर्जी मेरा यू आई था और जब डिफ्लेक्ट करके इस डाइपोल को डिफ्लेक्ट करके घुमा करके θ2 एंगल पर लाए तो उस समय एनर्जी मेरा यूएफ है। तो हमारे द्वारा वर्क डन कितना किया गया है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर देंगे। मेरे द्वारा जो वर्क डन, जैसे देखिए स्टार्टिंग में मेरा शुरू में अभी क्या था, डाइपोल में ऐसे है, अब उस समय उसका कुछ एनर्जी होगा, ठीक है, मान लिया जाए उसका एनर्जी 2 जूल है और इसको हम डिफ्लेक्ट करके θ2 तक लाए और उस समय एनर्जी इसका 10 जूल हो गया। तो हमारे द्वारा वर्क डन जो किया गया वो कितने जूल के बराबर होगा, तो 10 जूल फाइनल में से इनिशियल मतलब 2 जूल उसको माइनस कर देंगे, यानी 8 जूल के बराबर हम वर्क डन किए, है ना। तो वही बता रहे हैं कि मेरे द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो इक्वल होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो चलिए अब मैं बता रहा हूं, गौर से उसको देखिएगा। तो अभी वर्क डन मेरा हो गया W इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई, ठीक है। तो चलिए याद रखिएगा, यू एफ को फाइनल को हम लोग क्या बोल रहे थे, इनिशियल को यू θ1 से रिप्रेजेंट कर रहे थे और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को यू θ2 से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो चलिए यहाँ पर वर्क डन मेरा ये आ गया और इस इक्वेशन को, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करते हैं। अब एक बात बताइए, अगर इसे आप इस डाइपोल को जब θ1 एंगल से θ2 एंगल तक आप डिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो उस समय कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए उस समय जो वर्क डन होगा, मान लिया जाए कि अगर देखिए θ1 से θ2 तक अचानक तो इसको ऐसे डिफ्लेक्ट नहीं ना कर दीजिएगा, वो बहुत छोटा छोटा मतलब एंगल्स के रूप में होगा, वो डिफ्लेक्ट होगा। तो मान लिया जाए, लेट करते हैं कि अगर इस डाइपोल को अगर डी थीटा, बहुत ही स्मॉल एंगल पहले डी थीटा से डिफ्लेक्ट किए तो उस समय वर्क डन हमको डी डब्ल्यू करना पड़ा, ठीक है। तो जब डी थीटा डिफ्लेक्ट करने से वर्क डन डी डब्ल्यू है, तो यहां पर लिखिएगा, ऐसे लिख लेते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल is deflected by an angle या a small angle लिख दीजिए, by a small angle d theta, then the work done will be dw, और डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है बताए थे पिछले वीडियो में पढ़ोगे कि जो वर्क डन होता है वो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो चलिए डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क मतलब टाउ हो जाएगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू डी थीटा हो जाएगा,
ठीक है ना। तो चलिए अब हमको डी डब्ल्यू ये आया वर्क डन, किस समय का वर्क डन आया, जब हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को बहुत ही स्मॉल एंगल डी थीटा से डिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो जब वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा से डिफ्लेक्ट करने के बाद जो मेरा वर्क डन हुआ डी डब्ल्यू हुआ, तो अगर हमें टोटल वर्क डन फाइंड करना होगा तो वी विल यूज इंटीग्रेशन मेथड, हम लोग को इंटीग्रेशन मेथड का यूज करना होगा, ठीक है ना। तो सो द टोटल वर्क डन विल बी, सो द टोटल वर्क डन विल बी, ठीक है। चलिए मैं ऊपर जो हूं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो जो टोटल वर्क डन जो होगा W जो होगा वो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करने से मिलेगा। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, तो एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक, क्योंकि आप डिफ्लेक्शन जो कर रहे हैं थीटा 1 एंगल पे तो पहले ही था डाइपोल, और वहां से डिफ्लेक्ट करके थीटा 2 एंगल तक ले जा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन भी थीटा 1 टू थीटा 2 करना पड़ेगा। तो चलिए अब डी डब्ल्यू का मतलब होता है थीटा 1 थीटा 2, डी डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, टाउ इंटू डी थीटा होता है, ठीक है ना। अब चलिए यहां से थीटा 1 थीटा 2 और टाउ का हम लोग बताए थे ना, टाउ का फॉर्मूला पी ई साइन थीटा, पता है ना आपको, डी थीटा। अब चलिए इंटीग्रेशन के बाहर क्या पी हो जाएगा, जो कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन के बाहर हम लोग ले लेते हैं, तो ये पी बाहर हो जाएगा थीटा 1 थीटा 2 और ये साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्या, इसको भी इरेज करते हैं। हमें इक्वेशन फर्स्ट को बचा करके रखना है अभी। तो चलिए आइए अब क्या W इक्वल टू मेरा आ जाएगा पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, और यहां पर थीटा 1 से थीटा 2 तक चला जाएगा। तो W बराबर हम लोग क्या आ जाएगा पी ई, और पहले क्या करेंगे माइनस कॉस थीटा की जगह पे थीटा 2 रख देंगे, पहले अपर लिमिट का वैल्यू, फिर बीच में माइनस का साइन दीजिए, फिर माइनस कॉस थीटा की जगह थीटा 1, लोअर लिमिट का आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा, समझ में आया। तो चलिए W बराबर हो गया पी ई, अब यहाँ पे इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा पी ई से माइनस कॉस थीटा 2 में, तो माइनस पी ई कॉस थीटा 2 आ जाएगा, फिर इससे आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस साइन ऐसा ही रहा, ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख दिया हूं देखिए, और ये माइनस था माइनस रह गया, फिर पी से माइनस कॉस थीटा 1 में आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस माइनस वैसे ही रह जाएगा, और पी ई और क्या हो जाएगा कॉस थीटा 1, ठीक है। चलिए तो देखिए अब गौर से देखिएगा, ठीक है ना, ये चीज जो है इनिशियल, ये मैं इधर आपको लिख दे रहा हूं ना, इनिशियल जो आपका पोटेंशियल एनर्जी था उसको यू थीटा 1 हम लोग बोल रहे थे, और फाइनल जो आपका है उसको यू थीटा 2 बोल रहे थे। अब इसको मैं यहां से इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। और चलिए इरेज करने के बाद इस वर्क डन जो आया उस वर्क डन को इक्वेशन सेकंड हम लोग लेट कर ले रहे हैं। तो अब देखिए अब क्या कीजिए आप, ये गौर कीजिएगा, ये वर्क डन का अभी आपका एक्सप्रेशन आया, ये इतना माइनस इतना, पकड़िएगा बात को, वर्क डन का अभी इक्वेशन क्या आया, इतना माइनस इतना, और ये वर्क डन का यहां पे क्या आया था, यूएफ माइनस यूआई, पॉइंट बी नोटेड। अब दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप कंपेयर कीजिए, ये W बराबर ना इतना माइनस इतना है, और यहाँ पर W बराबर इतना माइनस इतना है, मतलब ये जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, और ये UI जो है वो इसके बराबर हो जाएगा ना, चूंकि W बराबर इतना माइनस इतना, और यहाँ दिया W बराबर इतना माइनस इतना, तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, वी कैन राइट बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन,
सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है यू आई मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू थीटा वन, ये कितना मिल रहा है यू थीटा वन कितना मिल रहा है माइनस पीई कॉस थीटा वन, और फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी मिला यू एफ बोल दिए, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू थीटा टू मतलब यू एफ, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस थीटा टू मिला। तो अब गौर कीजिए पोटेंशियल एनर्जी मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जहां पर थीटा वन एंगल रहता है वहां पर मेरा क्या फॉर्मूला है माइनस पी कॉस थीटा वन, मतलब एंगल थीटा वन है तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा वन है। अगर एंगल थीटा टू बढ़ करके हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा टू, चेंजिंग कहां हो रहा है, चेंजिंग सिर्फ थीटा पर हो रहा है ना, माइनस पी ई कॉस दोनों में सेम, लेकिन यहां पर थीटा वन एंगल पर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी तो थीटा वन लगा दी, और थीटा टू अगर पर थीटा टू एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं तो यहाँ पर थीटा टू लगा दिए। तो इसका मतलब हुआ कि आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए माइनस पी कॉस थीटा, है ना, क्योंकि देखिए थीटा वन एंगल है तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा वन हुआ, थीटा टू एंगल हो गया तो कहीं पर चेंजिंग नहीं हुआ है, सिर्फ चेंजिंग थीटा टू के जगह का मतलब इस थीटा वन के जगह थीटा टू कर दी। तो इसका मतलब रियल फॉर्मूला क्या है मेरा पोटेंशियल एनर्जी का माइनस पी कॉस थीटा, अगर थीटा की जगह थीटा वन रखेंगे तो ये वाला आ जाएगा, थीटा की जगह थीटा टू रखिएगा तो ये आ जाएगा, थीटा की जगह थीटा थ्री रखिएगा तो थीटा थ्री माइनस पी कॉस थीटा थ्री हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस पी कॉस थीटा हो जाएगा। और इसी को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस पी डॉट ई हो जाएगा, ठीक है ना, पी डॉट ई, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होता है और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस तरह से हमें एक्सप्रेशन पता चल गया किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अब हम लोगों को कुछ विशेष बातों के बारे में जानकारी लेना है, तो आइए नोट नंबर मैं फर्स्ट आपको बता रहा हूं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री है, ठीक है, मतलब दैट इज इफ द डाइपोल इज in the direction of electric field, if theta is equal to 0 degree मतलब that is if the dipole is in the direction of electric field, मतलब अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रहे, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डाइपोल का डायरेक्शन, अगर ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रहे मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो एक्सिस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रहे, तो उस कंडीशन में तो एंगल 0 डिग्री बनेगा, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा, और उस कंडीशन में मेरा पोटेंशियल एनर्जी यू का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का जगह कितना रखेंगे 0 डिग्री, और यू बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा, 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, मतलब यू बराबर कितना आ गया माइनस पी ई, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी का जो ये वाला वैल्यू होता है वो आपका मिनिमम वैल्यू होता है, ठीक है। और इस समय मतलब जब एनर्जी मिनिमम होता है डाइपोल का तो उस समय डाइपोल जो होता है अपने ना स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है, कौन से इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है ना। मतलब वो स्टेबल रहेगा, ठीक है ना, वो ऐसे डाइपोल जो है ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा और वो काफी लंबे समय तक रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम को हिंदी में आप लोग संतुलन बोल सकते हैं और स्टेबल को अस्थाई बोल सकते हैं, मतलब अस्थाई रूप से वो संतुलन की स्थिति में रहेगा इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। कब, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का जब एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है
तो उस कंडीशन में ना the potential energy of electric dipole is minimum and width that is equal to minus PE, and in that situation now the electric dipole remain in a stable equilibrium. ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट नोट नंबर 2 हम लोग पढ़ते हैं. नोट नंबर 2 हम लोग देखते हैं. if theta is equal to 90 degree, that is if electric dipole is perpendicular to the direction of electric field, then U पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी कॉस थीटा. थीटा की जगह क्या रखेंगे आप लोग, माइनस पी कॉस 90 डिग्री. क्यों, परपेंडिकुलर. मतलब अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, हो गया 90 डिग्री. तो अगर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, फॉर्म करता है, तो उस कंडीशन में मेरा पोटेंशियल एनर्जी cos 90 का वैल्यू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. याद रहेगा. चलिए अब देखिए, मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग इसी चीज को मैं नोट कर ये इरेज करता हूं, ठीक है ना, और यहीं पे नोट नंबर 3 को लिख रहा हूं. ठीक है, तो चलिए नोट नंबर मेरा 3 कहता है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो, तो डेट इज इफ डाइपोल इज एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक डाइपोल उसी डायरेक्शन नहीं है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, 180 का एंगल फॉर्म कर दिया, तो उस कंडीशन में मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई कॉस थीटा, और यहाँ माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 का जो वैल्यू हो जाएगा -1 के इक्वल होगा, और माइनस माइनस ये प्लस पी हो जाएगा. तो ये पोटेंशियल एनर्जी इतना हुआ. अब गौर कीजिए, इसके पहले जब 90 डिग्री पे था, थीटा जब 90 डिग्री पे था, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 था. थीटा जब मेरा 0 डिग्री था, तो यहां पर लिखा ये हम लोग फाइंड किए हैं, पोटेंशियल एनर्जी -p था, और जब थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री हुआ. यहां पर देखिए, थीटा जब 180 डिग्री हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरा +p हुआ. तो याद रखिए, इसमें मिनिमम वैल्यू कौन है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री पे -p, ये मिनिमम है. ठीक है ना, और ये मैक्सिमम है. तो याद रखेंगे कि जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होता है, मतलब डाइपोल का एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो एनर्जी होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो मैक्सिमम होता है. और इस कंडीशन में मतलब जब इलेक्ट्रिक डाइपोल का एनर्जी मैक्सिमम होता है ना, उस कंडीशन में ना आपका जो डाइपोल है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है. याद रखें, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है. तो पहले याद रखिए कि जब आपका डाइपोल का एनर्जी मिनिमम होता है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे, मतलब जब डाइपोल का एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, तो उस कंडीशन में ये डाइपोल अस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा. मतलब ये अस्टेबल मतलब अस्थायी रूप से इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन में रहेगा, रुका हुआ रहेगा. समझ गए, अस्थायी रूप से रुका हुआ रहेगा. ठीक है, लेकिन अगर ये 180 डिग्री का एंगल बन गया ना,
तो क्या होगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है, मतलब ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। इस पे मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अप्लाई होते रहेगा और वो चेष्टा करेगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मुड़ने का कोशिश करें। ये हमेशा चेष्टा करते रहेगा, ये हमेशा विलिंग करते रहेगा, कोशिश करते रहेगा कि हम आए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, मुड़ के वापस आ जाए। तो ये कंडीशन जो होता है, जो चेष्टा कर रहा है बार बार ना कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वापस आ जाए, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो में हम लोग इतना ही। और याद रखें, इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 3 जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल था, वो हमारा टॉपिक, वो एक्सरसाइज पूरा समाप्त हो चुका है। अब हम लोग इसके बाद 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से। तो चलिए इसको नोट कीजिए और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।